नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 15वें पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही इसके हम सभी ऑप्शंस और उससे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर अच्छे से व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? रूस, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका? चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। टाइम्स अप हुआ। भारतीय संविधान में विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता भी ली गई है। जापान से विधि द्वारा शासन की स्थापना की प्रक्रिया को लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और भी बहुत सारे स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिया गया है, ये मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनेस। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। डिप्थीरिया जल जनित रोग है। डिप्थीरिया एक जल जनित रोग है। जल जनित रोग का अर्थ होता है जल प्रदूषण से होने वाले रोग। डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। यह मानव शरीर के श्वास नली को प्रभावित करता है। इसे आप याद रखिएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। और ये देखिए 4 नंबर जो व्याख्या है, प्लाज्मोडियम की खोज लेवनर ने की थी। ये गलती से शायद 4 नंबर में दिया गया, इसे 3 नंबर में। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिटनेस जीवाणु से होने वाला रोग है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के एक अपराधी ने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? टाइम्स अप हुआ। तो लॉर्ड मेयो की हत्या एक अपराधी ने की थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। यह नियमित रूप से जनगणना नहीं हुई थी। और 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये द्वितीय लॉर्ड मिंटो थे। 2 लॉर्ड मिंटो थे, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम, एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। इन्हीं के समय ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां। इसे भी आप याद रखिएगा। डीएनए द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क और डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, फिशर और हाल्डानी, वाटसन और क्रिक? टाइम्स अप। तो डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक
फिलोसफिक जूलॉजी में लैमार्कवाद का प्रतिपादन किया। अर्थात लैमार्कवाद का प्रतिपादन लैमार्क ने 1809 में किया। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया और अपने डार्विनवाद सिद्धांत में बताया कि संसार के सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क और डार्विन ने किया, यह आप ध्यान में रखिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगादेव ने, विष्णुवर्धन ने, नरसिंह देव प्रथम ने या बिमल शाह ने? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर पुरी ओडिशा में है। पुरी वहाँ का एक जगह है जो ओडिशा राज्य में है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगादेव ने करवाया था। कोणार्क मंदिर भी पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर भी पुरी में है और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगादेव ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने 1021 में करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान में है। चीनी केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। चीनी केशव मंदिर बेलूर में है। बेलूर कहाँ पे है? बेलूर कर्नाटक में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हमारे जो चैनल है या जो हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आपकी हम तैयारी और बेहतरीन तरीके से करा सकें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ तैयार करते हैं, उनके सभी ऑप्शन की अच्छे से व्याख्या तैयार करते हैं, तब आपको देते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो आप हमारे परिश्रम का फल ज़रूर देंगे और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने दो दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और उनसे कहिए कि वे अपने दो दोस्तों से इस चैनल को और सब्सक्राइब करें अगर उन्हें अच्छी लगती है। तो अगर हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती तो वे सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें और यहाँ तक कि डिसलाइक करें, क्योंकि परिश्रम का ही फल मीठा होता है। अगर हमारी मेहनत में कमी है तो हम उसे ज़रूर सुधारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, बुल्फिया या विक्टोरिया रिजिया? चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए। टाइम्स अप। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष है। यह 120 मीटर ऊंचा होता है। चलिए इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। सिकोया के वृक्ष के छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। सबसे लंबा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। चलिए आपको मैं आवृतबीजी समझाता हूँ। वैसे पेड़ जिसमें जो फल फलते हैं उनके अंदर बीज हो तो उसे आवृतबीजी कहते हैं, जबकि सिकोया एक नग्न बीजी है जिसमें फल नहीं होता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया, सबसे बड़ा फल लोडोसिया। तो इन्हें आप याद रखिएगा। हृदय की गति की जांच किस यंत्र से की जाती है? कार्डियोग्राम, स्फिग्मोमेनोमीटर, पेसमेकर या ग्राफ? टाइम्स अप हुआ। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम से की जाती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार गति करता है, अर्थात धड़कता है। हृदय की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, अर्थात जब हृदय की गति कम हो जाती है तो पेसमेकर का उपयोग किया जाता है और उसे लगाया जाता है ताकि हृदय की गति सामान्य अवस्था में आ जाए।
मैनोमीटर का उपयोग मनुष्य के रक्तचाप को मापने में किया जाता है। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक तथा 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा या जोजिला दर्रा? तो जल्दी से बताइए, जवाहर सुरंग कौन से दर्रा में स्थित है? टाइम्स अप हुआ। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, इसे याद रखिएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, श्यामजी कृष्ण वर्मा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, इन तीनों में किसने की या किसी ने नहीं की? टाइम्स अप हुआ। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। पूना में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर ने की थी। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। इससे आप याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी को पढ़ते रहिएगा और रिवाइज कीजिएगा ज़रूर। और रिवाइज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? टाइम्स अप हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से विकास करना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तो हमने क्वेश्चन में देखा ही। और इसके बाद 3 साल की अवकाश थी। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा। और मैं बार बार आपको पढ़ते क्वेश्चन में कहता हूँ कि हम इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगर आप बोर होते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नहीं कहा करूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही कहता हूँ। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको लगता है कि ये थोड़ी बड़ी है, लॉन्ग टर्म की क्वेश्चन है, तो अब ये याद रखिए कि आपसे क्वेश्चन में कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जिन्हें आप सट से गए और बता के चले आएँ। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखने में लगे कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी हार्ड लगेगी। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, और तब ही आपकी सिलेक्शन हो पाएगी और आप अच्छे मुकाम पा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।